द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के उन चौंकाने वाले आंकड़ों में गहराई से उतरते हैं जो भारत में अपराध की एक बहुत ही जटिल तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस डेटा की कुछ सीमाओं को समझेंगे। फिर हत्या के मामलों में जो गिरावट आई है उस पर बात करेंगे। इसके बाद साइबर क्राइम और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा में जो खतरनाक उछाल आया है उसका विश्लेषण करेंगे। और आखिर में महिलाओं और बच्चों से जुड़े जो खास ट्रेंड्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, सीधे नंबर्स पर जाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा हमें क्या बताता है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं बताता। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये डेटा असल में उन अपराधों का है जो दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग हर राज्य में अलग अलग होती है, इसलिए हम सीधे सीधे दो राज्यों की तुलना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो नेशनल लेवल के ट्रेंड्स हैं वो हमें ये समझने में ज़रूर मदद करते हैं कि सरकार को अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। अब आते हैं रिपोर्ट के पहले बड़े ट्रेंड पर, और ये एक अच्छी खबर है जो रिपोर्ट के बाकी परेशान करने वाले आंकड़ों से काफ़ी अलग खड़ी है। रिपोर्ट में काफी सकारात्मक बात निकल कर आई है। पूरे देश में हत्या के मामलों में 2.8% की कमी देखी गई है। और इन हत्याओं के पीछे की वजह क्या है? ज्यादातर मामले आपसी विवाद, कोई पुरानी दुश्मनी या फिर किसी तरह के फायदे के लिए हुए हैं। ये गिरावट कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। लेकिन इस एक अच्छी खबर के बाद अब हम रिपोर्ट के सबसे ज्यादा चिंताजनक ट्रेंड्स में से एक की तरफ बढ़ते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 31.2%। ये साइबर क्राइम में हुई बढ़ोतरी है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी तेजी से अपराध का एक नया मैदान बनती जा रही है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वजह साफ है। जैसे जैसे इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे अपराध भी बढ़ गए हैं। और इस नए डिजिटल खतरे से निपटने के लिए हमारी पुलिसिंग को भी और ज़्यादा मॉडर्न और फोकस्ड होना पड़ेगा। अब एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं जहां अपराधों में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, और यह है अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाली हिंसा। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी समुदायों के खिलाफ अपराधों में 28.8% की भारी वृद्धि हुई है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एक आंकड़े के पीछे एक खास घटना का बहुत बड़ा हाथ है। ये टेबल देखें, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है वो मुख्य रूप से मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की वजह से है। आप सोचिए, जहां 2022 में सिर्फ एक मामला था, वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर 3,399 हो गई। पर कहानी सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी आदिवासियों के खिलाफ अपराध दर लगातार ऊंची बनी हुई है। ये दिखाता है कि ये एक स्थायी चुनौती है जिसे शासन को निपटना होगा। ये चार्ट एक तरह से 2023 की रिपोर्ट की मिलीजुली तस्वीर को सामने रखता है। एक तरफ हत्या के मामलों में कमी आई है, तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा में जबरदस्त उछाल है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है। यहाँ तस्वीर थोड़ी और ज्यादा पेचीदा है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है, और दर्ज मामलों की कुल संख्या देखिए, 1,77,000 से भी ज्यादा। ये आंकड़े वाकई में बहुत परेशान करने वाले हैं। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है, 96% मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि पीड़ित का कोई जानने वाला ही था। ये आंकड़ा में बताता है कि बच्चों के लिए गुड टच और बैड टच जैसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब महिलाओं के खिलाफ अपराधों को देखिए। पहली नज़र में सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि दहेज से जुड़े अपराधों में 14.9% का एक बड़ा उछाल आया है। ये एक गहरी सामाजिक समस्या की तरफ इशारा करता है जो आज भी बनी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, ये डेटा सिर्फ दर्ज हुए मामलों का है। दूसरी, ट्रेंड्स मिले जुले हैं। हत्या में कमी है, पर साइबर क्राइम और एसटी के खिलाफ हिंसा में भारी बढ़ोतरी। तीसरी, मणिपुर जैसी कोई एक घटना भी पूरे देश के आंकड़ों पर असर डाल सकती है। और चौथी, कभी-कभी हेडलाइन नंबर्स के पीछे गहरी सामाजिक समस्याएं छिपी होती हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है,
क्या ये बढ़ते आंकड़े सच में अपराध बढ़ने का संकेत हैं, या फिर अब लोग पहले से ज्यादा मामले दर्ज करवा रहे हैं? और कारण जो भी हो, हमारी नीतियों को इस बदलती हुई तस्वीर पर कैसे काम करना चाहिए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा संपादकीय विषय है साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस साल ये इतना बड़ा सम्मान आखिर किसे और क्यों दिया गया। देखिए, आज की दुनिया जहां दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में नोबेल समिति ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने ये पुरस्कार एक ऐसे लेखक को दिया है जिन्हें मास्टर ऑफ द एपोकैलिप्स यानी प्रलय का माहिर कहा जाता है। और ये विजेता हैं हंगरी के लेखक लास्लो क्रेस्नाहोरकाय। स्वीडिश एकेडमी ने जो कहा है वो उनके काम का पूरा सार है कि जब चारों तरफ प्रलय जैसा आतंक हो, घनघोर अंधेरा हो, तब भी कला की शक्ति ही है जो हमें रास्ता दिखाती है। तो ठीक है, इस फैसले को और गहराई से समझने के लिए हमें इस लेखक की दुनिया को समझना होगा, उनके लिखने के अंदाज को और उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी को देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खुद लेखक से और उस माहौल से जिसने उन्हें वैसा बनाया जैसा वो आज हैं। तो कौन है लास्लो क्रेस्नाहोरकाय? देखिए, ये 71 साल के हंगेरियन उपन्यासकार और स्क्रीन राइटर हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका नाम अचानक सामने आया हो। ये कई सालों से नोबेल के प्रबल दावेदारों में गिने जाते रहे हैं। इनकी कहानियों में आपको उत्पीड़न के साये में जी रहे लोगों की जिंदगी दिखेगी, खासतौर पर हंगरी की। और कमाल की बात यह है कि उनका काम आयरन कर्टन के गिरने से पहले और बाद के दौर दोनों को समेटता है। साहित्य की दुनिया में उनका कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी तुलना काफ्का, दोस्तोयेव्स्की और मेलविल जैसे दिग्गजों से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी कहानियों में आपको काफ्का जैसी निराशा और बेतुकापन मिलेगा, दोस्तोयेव्स्की जैसी गहरी फिलॉसफी और मनोवैज्ञानिक पड़ताल मिलेगी, और मेलविल जैसे बड़े, भव्य और जुनूनी किस्से मिलेंगे। तो ये तो साफ है कि वो साहित्य के एक बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका, उनकी स्टाइल काफ़ी मुश्किल मानी जाती है, मतलब चैलेंजिंग है। तो चलिए अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, उनके लेखन को मुश्किल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं अटूट वाक्य। इसका मतलब ये है कि उनके सेंटेंस बहुत बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि वो फुल स्टॉप के बिना एक नदी की तरह बस बहते चले जाते हैं। ये एक लगातार बिना रुकावट वाला अनुभव देता है। और इस स्टाइल का असर कैसा होता है, इसको समझने के लिए उनके खुद के ट्रांसलेटर जॉर्ज जटिस के शब्द सबसे सही हैं। वो कहते हैं कि क्रेस्नाहोरकाय को पढ़ना ऐसा है जैसे कहानी का एक धीमा लावा बह रहा हो। जरा सोचिए, लावा कितना भारी, कितना धीमा, लेकिन सब कुछ अपने अंदर समेटता हुआ। यही अनुभव है उनका लेखन। और अपनी इसी अनोखी स्टाइल से वो हमें अपनी सबसे मशहूर किताबों की अंधेरी और खींच लेने वाली दुनिया में ले जाते हैं। अगर हम उनके बड़े कामों पर एक नज़र डालें तो एक चीज़ साफ दिखती है, उनका काम इतिहास के बड़े मोड़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे उनका पहला उपन्यास शैतान टैंगो 1985 में आया। ये वो दौर था जब साम्यवाद बस ढहने वाला था और हवा में एक बेचैनी थी। और फिर देखिए द मेलानकली ऑफ रेजिस्टेंस, ये ठीक 1989 में पब्लिश हुआ, बिल्कुल उसी साल जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। चलिए उनकी दो सबसे मशहूर किताबों की कहानी की एक झलक देखते हैं। शैतान टैंगो में एक वीरान से खेत में कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से हताश हैं और एक ऐसे चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जो कभी होने वाला नहीं है, एक अंतहीन इंतजार। और दूसरी तरफ है द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें एक शहर में एक अजीब सा सर्कस आता है, अपने साथ एक मरी हुई विशाल वेल का ढांचा लेकर, और उसके बाद शहर में उथल पुथल मच जाती है, सब कुछ बदलने लगता है। उनका काम सिर्फ अपने समय के बारे में नहीं है, बल्कि वो साहित्य के इतिहास से भी बातें करते हैं। मतलब वो उन बड़े लेखकों को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं जिनसे उनकी तुलना होती है। जैसे उनका एक उपन्यास बैरन वेंकेनहाइम्स होमकमिंग दोस्तोयेव्स्की की किताब द इडियट को एक नए नजरिए से देखता है। वहीं एक और किताब में आपको हरमन मेलविल की छाप साफ साफ दिखाई देगी। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कहानियों का, इस स्टाइल का, इन सब का आखिर मतलब क्या है? और यही सवाल हमें उनके काम के सबसे गहरे हिस्से, उनकी फिलॉसफी तक ले जाता है। क्रेस्नाहोरकाय आज की दुनिया को लेकर जो कहते हैं वो काफी सीधा और सच कहूं तो डराने वाला है। उनका मानना है कि प्रलय कोई आने वाली चीज नहीं है, प्रलय अभी है, इसी वक्त।
वो कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग कहीं आसमान या जमीन के नीचे नहीं है, वो दोनों यहीं हैं, इसी धरती पर हमारे साथ। लेकिन इस गहरी निराशा के बीच वो कला के लिए, आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मकसद तय करते हैं, और यहीं पर उनका काम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनका कहना है कि कला यानी आर्ट उस अकेलेपन और भटकाव से जूझने का इंसान का सबसे असाधारण तरीका है, और ये भटकाव ही हमारी किस्मत है। और उनकी यही सोच हमें ये समझने में मदद करती है कि स्वीडिश अकेडमी ने इसी साल उन्हें क्यों चुना। ये पुरस्कार इस बात का संकेत है कि अब दुनिया का ध्यान ऐसे गंभीर और नए तरह के साहित्य की ओर जा रहा है जो आज के इस कंफ्यूजिंग दौर का सामना करने की हिम्मत रखता है। एक ऐसा दौर जहां कुछ भी समझना मुश्किल है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह का प्रलयंकारी आतंक आज हम दुनिया में देख रहे हैं, उसे देखते हुए क्या हमें वाकई ऐसी ही कला की सबसे ज्यादा जरूरत है? एक ऐसी कला जो अंधेरे से नजरें चुराने के बजाय सीधा उससे जाकर टकराती है। बिहार के रोजगार से जुड़े सरकारी आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो वो एक काफी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जमीनी हकीकत भी वैसी ही है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं और इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है बिहार का बेरोजगारी संकट। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से पॉलिटिक्स में छाया रहा है, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। बिहार की ऑफिशियल बेरोजगारी दर तो काफी कम दिखती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा सीन है वो काफी गंभीर है। अब ऐसा भला हो कैसे सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो हमारे पूरे विश्लेषण का बेस है। आखिर इन नंबर्स में चल क्या रहा है? चलिए इसको आराम से समझते हैं। तो ये है वो नंबर जिससे सब शुरू होता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बिहार के बेरोजगारी दर है सिर्फ 3%। पहली नजर में तो ये एक शानदार नंबर लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ एक नंबर से पूरी कहानी पता नहीं चलती। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो चलिए अब इस हेडलाइन नंबर से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे जरूरी इंडिकेटर्स को देखते हैं, जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखा रहा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR। आप साफ साफ देख सकते हैं बिहार का WPR 51.6% है, जबकि नेशनल एवरेज है 58.2%। और ये जो गैप है ये बहुत मायने रखता है। तो WPR आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर काम करने की उम्र के 100 लोग हैं तो उनमें से असल में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब बिहार का WPR कम होने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी काम ही नहीं कर रही, और जब लोग काम नहीं करेंगे तो स्टेट की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? अब इस कहानी का दूसरा जरूरी हिस्सा है LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें वो सभी लोग आते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। बेसिकली इससे पता चलता है कि जॉब मार्केट में कितने लोग एक्टिव हैं। अब यहां थोड़ा रुक कर सोचिए कि जहां काम करने वाले लोग भी कम हैं और काम ढूंढने की कोशिश करने वाले भी कम हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बिहार के एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का असली राज इसी में छुपा है। इकोनॉमिस्ट्स इसे डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों ने नौकरी खोजने की उम्मीद ही छोड़ दी है, और जैसे ही वो काम ढूंढना बंद कर देते हैं, वो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयड कैटेगरी से ही बाहर हो जाते हैं। उनकी गिनती ही नहीं होती। और यही वजह है कि बेरोजगारी दर इतनी कम दिखती है, जो कि सच में मिसलीडिंग है। तो चलिए अब एक कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं कि बिहार अपने जैसे दूसरे स्टेट्स के सामने कहां स्टैंड करता है। फेयर कंपैरिजन के लिए हमने ऐसे स्टेट्स लिए हैं जिनकी पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम बिहार के आसपास है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सच में आंखें खोलने वाला है। जरा इस टेबल को देखिए। WPR हो या LFPR, दोनों ही मामलों में बिहार इन 9 स्टेट्स की लिस्ट में सबसे नीचे, बिल्कुल आखिरी पायदान पर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ को देखिए, WPR 65% से ऊपर है, और दूसरी तरफ बिहार जो सिर्फ 51.6% पर है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो इसका मतलब साफ है, ये कंपैरेटिव डेटा बिल्कुल क्लियर कर देता है कि बिहार में सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये कोई परसेप्शन नहीं है, ये सॉलिड फैक्ट्स हैं। पर यह क्राइसिस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, इसका सीधा और बहुत गहरा असर स्टेट के यूथ पर पड़ रहा है, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां हैं भी उनकी क्वालिटी पर पड़ रहा है।
जरा इस नंबर को देखिए। बिहार में 15 से 29 साल के एज ग्रुप में हर 100 में से सिर्फ 28 यंग लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ 28। ये एक पूरी जनरेशन के फ्यूचर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। सोचिए, जिस एज में करियर बनाना चाहिए, उस उम्र में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे ही बंद हैं। और मानिए अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसकी क्वालिटी एक अलग ही इशू है। सिर्फ 8.7% वर्कर्स के पास ऐसी जॉब है जिसे हम रेगुलर सैलरी जॉब कह सकते हैं, एक ऐसी नौकरी जिसमें सिक्योरिटी हो। वहीं लगभग 24% लोग डेली वेज लेबरर हैं, रोज कमाना रोज खाना। ये इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सोर्स से ली गई ये लाइन सिचुएशन की गंभीरता को और साफ करती है कि बिहार पूरे देश में अकेला, आई रिपीट, अकेला ऐसा स्टेट है जहां रेगुलर सैलरी जॉब्स का प्रोपोर्शन सिंगल डिजिट में है, 10% से भी कम। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का स्टेट के गवर्नेंस से क्या कनेक्शन है? आखिर बिहार इस हालत में पहुंचा कैसे? चलिए इसको गवर्नेंस के एंगल से भी देखते हैं। सोर्स के मुताबिक इस क्राइसिस के पीछे कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन में अंडर परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो पाता। फिर इसके चलते स्टेट में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आता और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाता है। ये सब एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। एजुकेशन की प्रॉब्लम कितनी गहरी है, इसका एक एग्जाम्पल स्टेट का लिटरेसी रेट है। सिर्फ 73.2%, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। और सिंपल सी बात है, जब तक बेटर एजुकेशन और स्किल्स नहीं होंगे तब तक अच्छे रोजगार के मौके पैदा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी विशियस साइकिल बनाती हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीबी, फिर अच्छे मौकों के लिए माइग्रेशन और स्टेट का अंडर डेवलपमेंट। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है और जिसने स्टेट को बहुत लंबे टाइम से पकड़ रखा है। और इसी जरूरी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या बिहार अपनी यूथ के लिए एक फ्यूचर बना पाएगा या उन्हें अपना फ्यूचर बनाने के लिए हमेशा कहीं और जाना पड़ेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में बिहार का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है। तो हमारा चौथा और आखिरी एडिटोरियल टॉपिक है भारत के लिए एक होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन की जरूरत। अब देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है। असल मुद्दा ये है कि भारत की जो आबादी बदल रही है उसके लिए हमारी पॉलिसीज, हमारी नीतियां कितनी तैयार हैं। चलिए इसी जरूरी सवाल की गहराई में चलते हैं। जब भी इंडिया की डेमोग्राफी की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही नंबर है ना, 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी, दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन। ये फैक्ट तो हम सब जानते हैं और ज्यादातर बातचीत यहीं से शुरू होकर कई बार यहीं खत्म भी हो जाती है। मगर सवाल ये है कि क्या आबादी का साइज ही पूरी कहानी है? क्या इन अरबों की गिनती के पार भी कुछ है जिसे समझना बेहद जरूरी है? और यही आज का हमारा मेन सवाल है। तो चलिए इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। भारत को सिर्फ लोगों को गिनने से आगे देखने की जरूरत क्यों है? देखिए, एक असली डेमोग्राफिक मिशन का मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता। इसका असली मतलब है हमारे समाज में जो गहरे बदलाव आ रहे हैं, जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनकी क्षमताएं बदल रही हैं, उनको समझना और उसके हिसाब से नीतियां बनाना। तो फिर ये होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन आखिर है क्या? इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग कितने हैं। इसका मतलब है ये समझना कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, मतलब उनकी एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, वो रोजगार कैसे पाते हैं। और साथ ही ये भी देखना कि जब लोग माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारे सरकारी इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने तैयार हैं। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर, ह्यूमन कैपेबिलिटी गैप। सुनने में ये शायद कोई भारी भरकम शब्द लगे, पर यह भारत की ज़मीनी हकीकत है। हम ये देखेंगे कि कैसे किसी का जन्म कहाँ हुआ है, ये बात तय कर सकती है कि उसे ज़िंदगी में कितने मौके मिलेंगे और इससे कितनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है। ये जो फर्क है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा और स्किल्स सीखने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर पाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टैलेंट होने के बावजूद स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके इलाके में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। यही वो अपॉर्चुनिटी गैप है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
चलिए अब एक और उलझे हुए सवाल पर आते हैं, प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स के अधिकारों की पहेली। ये एक तरह का पैराडॉक्स है। एक तरफ तो हमारा संविधान देश में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल बिलोंगिंग यानी राजनीतिक अपनेपन का एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये बात यहाँ बिल्कुल साफ कही गई है कि संविधान से मिली फ्री मोबिलिटी की गारंटी के बावजूद प्रवासियों की पहचान पर अक्सर कई वजहों से खतरा मंडराता रहता है। यही वो बुनियादी लड़ाई है जो भारत के इंटरनल माइग्रेंट्स को रोज लड़नी पड़ती है। इसी से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी शब्द है डिसइनफ्रेंचाइज्ड। इसका सीधा सा मतलब है किसी को उसके अधिकार से, खासकर वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना। होता यह है कि जब माइग्रेंट वर्कर्स काम के लिए अपना घर-बार छोड़ते हैं तो अक्सर अपनी राजनीतिक आवाज़ भी वहीं पीछे छोड़ आते हैं। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई माइग्रेंट ना तो अपने घर पर वोट दे सकता है और ना ही उस मेज़बान शहर में जहां वो काम करता है, तो आखिर वो है कहाँ का? ये अपनेपन और पहचान की एक गहरी लड़ाई है जिसे एक डेमोग्राफिक मिशन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जो है तो अच्छी खबर, लेकिन अपने साथ एक चैलेंज भी लेकर आती है, और वो है भारत की बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब लोग अब पहले से ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमें अपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स जैसे कि पेंशन और हेल्थ केयर को पूरी तरह से नए सिरे से सोचना होगा। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या किया जाए? कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये सोच बदलनी होगी कि 60 की उम्र के बाद लोग इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर नहीं हो सकती। इसमें कंपनियों को भी आगे आना होगा और अपने एम्प्लॉयज़ को उनके नॉन अर्निंग ईयर्स के लिए तैयार करने में मदद करनी होगी। सीधी सी बात है, इस लंबी उम्र के दौर के लिए हमें एक बिल्कुल नया प्लान बनाना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इन सारे डेमोग्राफिक पॉइंट्स को पॉलिसी मेकिंग से जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पुराने तरीके, पुराने पैमाने इस बदलते हुए भारत के लिए क्यों काफी नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा हैंगओवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी वो आदत जिसमें हम हर चीज को पर पर्सन एवरेज के हिसाब से देखते हैं और इसी आधार पर नीतियां बना देते हैं। लेकिन ये औसत अक्सर असलियत को छुपा लेता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक नदी की औसत गहराई जानकर उसे पार करने निकल पड़ें, ये भूलकर कि कहीं कहीं वो बहुत गहरी हो सकती है। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, 2 राज्य हैं ए और बी, दोनों की आबादी बराबर 10 मिलियन, दोनों का हेल्थ बजट भी बराबर 100 करोड़। तो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति खर्च भी बराबर हुआ 100 रुपए। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी देखिए बुजुर्गों की संख्या में। राज्य बी में बुजुर्गों की आबादी राज्य ए से 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही कागज पर कैपिटा खर्च बराबर हो, असल में राज्य बी को हेल्थ केयर पर कहीं ज्यादा जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि हमारी हर पॉलिसी को डेमोग्राफिकली सेंसिटिव होना होगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई पॉलिसी बने, चाहे वो स्कूल बनाने की हो, हॉस्पिटल की हो या जॉब्स की, उसे इस बात को ध्यान में रखना ही होगा कि देश की आबादी कैसे बदल रही है, लोगों की उम्र क्या है, वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और आखिर में एक सवाल, जब भारत के लोग बदल रहे हैं, उनकी उम्र, उनके रहने की जगह, उनकी काबिलियत, सब कुछ, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हमारी नीतियाँ और हमारी प्राथमिकताएं भी उसी रफ्तार से बदलें? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।